अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की 2024 की बिल्कुल नई गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये गाइडलाइंस ब्लड प्रेशर के बारे में हमारी सोच और इसके इलाज के तरीके को सही मानों में बदल रही हैं। चलें, इसमें थोड़ा गहराई में जाते हैं। पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है, किसी का ब्लड प्रेशर कब वाकई नॉर्मल होता है और कब वो सिर्फ एक ऐसी सतह पर होता है जिसे हम अभी हाई नहीं कह रहे। ये फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि ये नई गाइडलाइंस ब्लड प्रेशर को सिर्फ दो खानों नॉर्मल और हाई में बांटने की पुरानी सोच को चैलेंज करती हैं। यहाँ पर ना एक बहुत बुनियादी तब्दीली नज़र आती है। देखें, पहले सारी तवज्जो सिर्फ हाइपरटेंशन यानी बुलंद फिशारे खून के इलाज पर होती थी, लेकिन अब 2024 की गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है और उसे एक मुसलसल खतरे के पैमाने के तौर पर देखना है। और सोच की यही तब्दीली इन नई गाइडलाइंस का असल मरकज़ है। बात अब सिर्फ एक नंबर की नहीं रही, बल्कि ये समझने की है कि दिल की बीमारियों का खतरा ब्लड प्रेशर के साथ साथ बतदरीज कैसे बढ़ता जाता है। इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि दिल की बीमारियों के खतरे को एक लाइट स्विच की तरह ना समझा जाए जो बस ऑन या ऑफ होता है। नहीं, बल्कि इसे एक ढलवान की तरह समझें। ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, चाहे वो हाई की हद से नीचे ही क्यों ना हो, खतरा उतना ही ऊपर जाता जाएगा। तो फिर सवाल ये बनता है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी इतनी अहमियत क्यों रखता है? इसकी वजह है वो नुकसान जो अक्सर नज़र नहीं आता, लेकिन जिस्म के अंदर खामोशी से चलता रहता है। डॉक्टर्स इसके लिए एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटेंशन मीडिएटेड ऑर्गन डैमेज या मुख्तसरन HMOD। ये वही तवील मुद्दती नतीजा है जिसे डॉक्टर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो खामोश नुकसान है जो सालों तक जिस्म के अंदर होता रहता है। अहम बात यह है कि ये नुकसान किसी एक जगह तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम का मसला है। बुलंद फिशारे खून का असर पूरे जिस्म पर पड़ता है, दिल से लेकर गुर्दों तक और दिमाग तक भी। खास तौर पर अगर दिल की बात करें, मुसलसल दबाव दिल के पट्ठों को मोटा और सख्त बना सकता है, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या LVH कहते हैं। इससे हार्ट फेलियर और दूसरे संगीन मसाइल का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर आते हैं गुर्दे, जो हमारे जिस्म के फिल्टर्स का काम करते हैं। जब वो मुसलसल हाई प्रेशर में काम करते हैं तो जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो सकते हैं, जिससे गुर्दों की दायमी बीमारी जन्म लेती है। और यकीनन दिमाग और हमारी शरियानें खुद भी महफूज नहीं है। HMOD, फालिज, याददाश्त में कमी और शरियानों के सख्त होने का बायस बन सकता है, जिससे पूरे जिस्म में खून का बहाव मुतासिर होता है। तो जब किसी डॉक्टर को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का सामना होता है तो वो तफ्तीश कैसे शुरू करते हैं? ये अमल सिर्फ नंबर्स नापने से कहीं ज़्यादा गहरा है। इसका असल मकसद मसले की जड़ तक पहुंचना है। ये समझ लें कि ये डॉक्टरों की एक मियारी जासूसी किट है। ये जो रूटीन के टेस्ट है ना, ये उन्हें मरीज़ के मजमूई खतरे का अंदाज़ा लगाने और आज़ा को पहुंचने वाले नुकसान की इब्तदाई अलामात तलाश करने में मदद देते हैं, जैसा कि हमने HMOD में बात की थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कभी कभी मामूल के टेस्ट पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाते और बाज़ औक़ात वजह ज़्यादा गहरी और कहीं छुपी हुई होती है। उसे कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कुछ मामलात में हाई ब्लड प्रेशर खुद बीमारी नहीं होता, बल्कि किसी और मसले की एक अलामत होता है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर उस असल वजह का इलाज कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज़म है। इस हालत में गुर्दों के ऊपर मौजूद छोटे छोटे एड्रीनल गुदूद एल्डोस्टेरोन नामी हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाने लगते हैं, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अच्छा, तो तशख़ीस से अब आगे बढ़ते हैं अमल की तरफ। ये गाइडलाइंस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए दो अहम सतूनों पर जोर देती हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है तर्ज़ ज़िंदगी। ये समझें कि ये बुनियाद है। सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, अल्कोहल को महदूद करना और तंबाकू नोशी को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, ये वो इक़दामात हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दूसरा सतून है दवा।
اور یہاں جدید حکمت عملی یہ ہے کہ علاج کو آسان سے آسان بنایا جائے۔ سنگل پل کمبینیشنز یعنی SPCs کا استعمال، جہاں کئی دوائیں ایک ہی گولی میں ہوتی ہیں، اس سے علاج پر قائم رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم موضوع پر۔ یہ صرف دوا یا طرز زندگی کے بارے میں نہیں ہے، یہ مریض اور ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے درمیان تعلق کے بارے میں ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نئی گائیڈ لائنز ایک ایسے ماڈل کی طرف بڑھ رہی ہیں جہاں فیصلے مل کر کیے جاتے ہیں۔ یہ اب صرف ڈاکٹر کے حکم کی تعمیل کرنا نہیں رہا، بلکہ یہ ایک شراکت داری ہے، ایک پارٹنرشپ ہے۔ گائیڈ لائن سے لیا گیا یہ اقتباس اس بات کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک باخبر بحث اور مریض کی انفرادی ضروریات کے مطابق علاج کو ترتیب دینے کے بارے میں ہے۔ تو یہ ساری معلومات ہمیں ایک آخری سوچ پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ ان سب باتوں کی روشنی میں کوئی شخص اپنی صحت میں فعال کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے اگلے دورے پر کون سے سوالات پوچھے جانے چاہیے جو بہتر صحت کی طرف لے جائیں؟